अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 45 मिनट्स के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के हवाले से आज हम बात करना चाह रहे हैं। गुज़िश्ता साल हमने देखा कि कुछ हालात और वाक़यात इस किस्म के रहे, हम नेट फूड इंपोर्टर बनते जा रहे थे और बेहद ये मामलात जो हैं फूड सिक्योरिटी के संगीन होते जा रहे थे। और इस पेचीदगी में फिर गवर्नमेंट ने जब बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोकस किया तो हमें फिर मामलात बेहतर होते हुए नज़र आए। इस मरतबा बजट में ख़ास तौर पर जब हमें इस पर फोकस नज़र आ रहा है गवर्नमेंट का, तो ये भी बताया गया है, शौकत तरीन साहब ने कहा कि 1.5 लाख रुपए हर काश्तकार घराने को हम कर्जा देंगे और ये बिला सूद कर्जा होगा ताकि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएँ। और इसके अलावा अगर आप ज़रूरी मशीनरी ख़रीदना चाहते हैं, ट्रैक्टर्स ख़रीदना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी आलात को ना सिर्फ सस्ता कर दिया गया है बल्कि साथ ही साथ इसके ऊपर भी 2 लाख रुपया जो है वो आपको कर्ज मिलेगा और वो भी बिला सूद होगा। लेकिन अब इसका सारा मैकेनिज़्म क्या होगा, किस तरह से ये कर्ज जो है वो लोगों को दिया जाएगा, इस पर भी हम बात करेंगे। कुछ फसलें जो हैं इस मरतबा बहुत अच्छा परफॉर्म हमारे यहाँ कर रही हैं और किया, और हमने ये देखा कि ख़ास तौर पर शुगर केन के हवाले से बात करें, मूंग की दाल, चावल, मकई और भी इसमें ऐसे अजनास शामिल हैं जिसमें बहुत अच्छी हमें कारकर्दगी देखने को मिली। बल्कि ये बताया जा रहा है कि हमारे जो किसान हैं उनकी जेब में 100 अरब रुपया गया है और उन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया है। अब आगे का लाया अमल क्या होगा, हम पहले क्यों पीछे रह गए, इसको भी देखने की ज़रूरत है। क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल प्रॉपर नहीं किया गया, क्या खादों का कोई मसला था, बीजों की क्वालिटी के हवाले से कोई इशू थे, या इस वक्त क्या प्रॉब्लम्स थी। अब अगर इमरान खान साहब बहुत संजीदगी से इस नुक्ते को देख रहे हैं और इस पर फोकस कर रहे हैं तो आगे क्या लाया अमल होगा, गवर्नमेंट का प्लान क्या होगा। क्या वाकई जो हमारे किसान हैं उनको भी कुछ टैक्स के हवाले से रिलीफ दिया जाएगा, और जिस तरह से ये कर्ज़ों की बात की जा रही है उनको कर्ज़ किस तरह से फराहम किए जाएंगे, किस तरह से लोगों को इंगेज किया जाएगा, ये सारी चीज़ें आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। फूड सिक्योरिटी के हवाले से इस वक्त हमारे मामला जो हैं वो कहाँ तक पहुँचे हैं और आगे क्या प्लान है गवर्नमेंट का, ये सब चीज़ें हम आपसे डिस्कस करेंगे। जो पैनलिस्ट मुझे ज्वाइन कर रहे हैं उनका मैं इंट्रोडक्शन आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जमशेद इकबाल चीमा साहब, और जमशेद साहब जो हैं ये मुशीर हैं वज़ीर आज़म के बराए फूड सिक्योरिटी। बहुत शुक्रिया सर आपका हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है खालिद महमूद खोकर साहब। खालिद साहब जो हैं ये सदर हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के। इनकी तरफ से जो तजावीज़ आएंगी वो भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे और जो मसाइल हैं वो ख़ास तौर पर हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे। और इनके साथ मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं सैयद आसिम रज़ा साहब, और आसिम रज़ा साहब जो हैं तजज़ियाकार हैं, एंकर पर्सन हैं और एग्रीकल्चर की फील्ड में ख़ासी इनकी महारत भी है। बहुत शुक्रिया आसिम आपको तशरीफ़ लाने का भी। मैं चाहती हूँ कि जमशेद साहब से आगाज़ कर लेते हैं। सर, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ कि इस वक्त फूड सिक्योरिटी के मामलात हमारे कहाँ तक पहुँचे हैं। पिछले साल हालात बहुत ख़राब थे, अब किस तरह से आप इसको फोकस कर रहे हैं, क्या मैकेनिज़्म है, प्लान आपके जहन में क्या है, क्या होने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लान काफ़ी बड़ा है जी, और प्लान ये है कि बेसिकली जो हमारी ज़राअत है, आप कह लें कि जब से पाकिस्तान बना है ज़राअत पे फोकस रहा है। एक्चुअली जो डेस्टिनेशन है, जो टारगेट है वो खुराक है। सो बेसिक फ़र्क यही है कि पिछली हुकूमतें सारी आज तक ज़राअत पे फोकस किया गया है। हम कह रहे हैं कि नहीं, ज़राअत पे फोकस ना करें, आप खुराक पे फोकस करें। खुराक पे फोकस करेंगे तो ज़राअत जो है वो व्हीकल है, वो ऑटोमेटिकली इसका मतलब है वो आप कह रहे हैं कि फिर आप व्हीकल का तय कर लेंगे कि आपने बाई जाना है या ट्रेन पे जाना है या कार पे जाना है या घोड़े पे बैठ के जाना है या पैदल जाना है, वो बाद में, वो व्हीकल बाद में तय होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू आइडेंटिफाई योर डेस्टिनेशन, कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है। डेस्टिनेशन हमारी ये है इस वक्त कि हमारे पास 22 करोड़ लोग हैं, 2900 कैलोरीज एवरेज लोग खाते हैं दुनिया में, हमने भी खानी है। 370 किलोग्राम लोग ग्रेन खाते हैं, वो हमने खाने हैं। 210 किलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाते हैं, वो हमें खानी चाहिए। सो हम इनसे पीछे हैं, हम इससे तकरीबन 40% पीछे हैं। जब 40% पीछे हैं तो इसका मतलब है कि 40% तो हमने वो आगे जाना है। ठीक है, यानी आप ये बाकी मुकाबला कर रहे हैं कि 40% हम पीछे हैं, खुराक थोड़ी खा रहे हैं। ठीक है, हम ग्रेन 370 के मुकाबले में 200 किलो खा रहे हैं, हम 2900 कैलोरीज के मुकाबले में 2100 खा रहे हैं। हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल दुनिया 2210 किलो खा रही है साल में। दुनिया झुकती है जब आप में जज्बा हो, दुनिया सलाम करती है जब आप में सलाहियत हो, दुनिया मानती है जब आप मुश्किल से लड़ जाते हो। पाक सरजमीन के रखवालों की यही शान, पाक सरजमीन के बसने वालों का मान है। 12
जाबाज टीमें 60 तवील और कठिन घंटे 30 किलोमीटर दुश्मन जैसे इलाके में, हर लम्हा नए चैलेंजेस, हर पल पहले से मुश्किल तर। किसकी होगी जीत? कौन करेगा गोल्ड अपने नाम? 60 hours to glory. निगाहे इश्क़ मस्ती में वही यव्वल, वही आखिर, वही कुरान, वही फुरकान, वही यासीन, वही त्वाहा। अपनी जान और जिंद है यारों, ये मनमोहना सिंध है यारों। पूरे पाकिस्तान के बाबा कायद बाबा इस बस्ती में ही सोते हैं। हंसते बसते रोशनियों के शहर के साए दूर बहीरा अरब के साहिल पर दिखते हैं। सिंध सूफियों की धरती है। इस धरती की बुनियादों में इश्क रचा है। रीतों और रिवाजों का गहरा सागर है और कदीमी तहजीबों का एक मरकज है। सिंधु साईं दरिया कम है, इश्क ज्यादा। मस्त मछेरों की इकलौती जान यही है। प्यारे माहीगीरों की पहचान यही है। नीला गहरा इश्क समंदर, हर दिल बोले मस्त कलंदर। शाम से पहले 4 चराग यहीं चलते हैं। सेहवन के दरवेश हमेशा रक्स के आलम में मिलते हैं। प्यार और अमन की राह दिखाने एक सचल सरमस्त भी आए और भिटाई ने भी एक कंदील जलाई, जिसकी लौ से आज भी पाएं लोग दुआएं। जिनके तंबूरे के सुर हैं लहू की सूरत बदन में रोशन। मंचर झील की नीली दुनिया, जिसमें बेड़ियां और मुहाने दिल दरिया से गहरे पानी में बसते हैं। रानी कोट की मीलों लंबी ये दीवारें, जिनकी बाहों में महफूज हैं सदियों के मीठे अफसाने। पास ही कुछ अलबेली सखियां खेत से फूल कपास के चुनकर एक लिबास का
टुकड़ा बुनकर रंग बरंगे धागों से फिर कैसे कैसे नक्श बनाएं। थर का सहरा, गीतों और रीतों की बस्ती, रंगों और सुरों की धरती, जोगियों और सपेरों की एक जादू नगरी। रेत का सागर जिसकी धूप में जगमग मोरों के पर चमके, रंग बिरंगी पगड़ी वालों के घर चमके। इसकी रेत का जर्रा जर्रा इश्क भरा है। इश्क ही यारों इस वादी मेहरान का दिल है। और ये खित्ता पूरे पाकिस्तान का दिल है। पाकिस्तान के हर खित्ते की अलग है खुशबू, जुदा है रंगत। हर खित्ते के निराले जज्बे, नई मोहब्बत। हंसता बसता ये गुलदस्ता एक तोहफा है। ये उल्फत है, ये रहमत है, ये इज्जत, ये शान, यानी रब की एक नेमत है धरती पाकिस्तान। Thousands of Indian farmers have encircled the capital, New Delhi. ये नया भारत है जो दुश्मनों के घरों में घुसकर उसको खत्म करने का हौसला रखता है। ये नया भारत है जहां हर चीज़ अब डिजिटाइज हो गई है। ये नया भारत है जहां चुनाव प्रचार में राजनीतिक दल करोड़ों रुपए फूंक देते हैं। पर विडंबना देखिए कि इस नए भारत में हमारे और आपके खाने का इंतजाम करने वाला अन्नदाता यानी किसान आज खुद भूखा मर रहा है। सरकार, शासन, सिस्टम और बिचौलिए के आगे लाचार किसान आज खुदकुशी करने को मजबूर हो रहे हैं। We roughly have some 12,000 farmers and rural workers committing suicide every year. ये जरा प्रधानमंत्री मोदी बनया है, ये वर्गा अज तक गंदा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया। भारत में दिसंबर 2019 से नाफिजुल अमल मुतनाज़ शहरियत का कानून हिंदुत्व के मजहबी तासुब पर कायम मोदी सरकार के इंतहा पसंद इक़दामात की बदतरीन मिसाल है। इस मुतनाज़े कानून के खिलाफ भरपूर मकामी एहतजाज और शदीद आलमी रद्द-ए-अमल के बावजूद भारत में अशरों से मुकीम दूसरे ममालिक से आए मुसलमानों को भारतीय शहरियत के आईनी जमहूरी हक से महरूम किया जा रहा है। हिंदुत्व असूल के मुताबिक हिंदुस्तान अगर सिर्फ हिंदुओं का है तो फिर मोदी सरकार पे जमहूरियत का लिबादा क्यों?
पाक धरती पाकिस्तान से अपने इश्क की दास्तान बयान करता बलूचिस्तान का ये लोक फनकार ताज मोहम्मद ताजिल जब अपने बेंजों के सुर बखेरता है तो ये कोह दमन भी उसके साथ गुनगुनाते हैं। कुरानी आयात और अहादीसे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम हम सब पर फर्ज है। ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 295 बी के तहत कुरान पाक की तौहीन काबिल सजा जुर्म है जिस पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसको गंदगी या रद्दी में ना फेंका जाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदगुमानी से बचते रहो क्योंकि बदगुमानी सबसे झूठी बात है, और लोगों के राजों की कुरेद न किया करो और न लोगों की निजी गुफ्तगू को कान लगाकर सुनो। आपस में दुश्मनी पैदा न करो बल्कि भाई भाई बनकर रहो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह
दीवार है वो पक्की कर ली, उससे चीज़ें बनती नहीं थी। अच्छा, छोटे घर को बड़ा आप जब तक गिराते नहीं कर नहीं सकते, कमज़ोर घर को मजबूत जब तक आप गिराते नहीं कर नहीं सकते। सो जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का जो प्लान है या आप कह लें जो विजन है, उसके मुताबिक जिसे कहते हैं एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में है कि ज़राअत को टोटल चेंज कर दो। ये इसका क्या डिज़ाइन ही चेंज कर फर्क लो। होगा जो बुनियादी फर्क। पहले था हाँ। और जो अब आप करने जा रहे हैं, उसमें बेसिकली फर्क क्या होगा? बुनियादी फ़र्क ये है कि हमारे पास, हम उन मुल्कों में से हैं जिनके पास ज़मीन थोड़ी है, जिनके पास पानी थोड़ा है और जिनके पास आबादी ज़्यादा है। पर कैपिटा आबादी जो है अपना पर कैपिटा ज़मीन 2.5 कनाल है, पर कैपिटा 1200 स्क्वायर अपना क्यूबिक फीट पानी है। ये होना चाहिए, आप कह लें दुनिया में ज़्यादा है। लिहाजा आपको जब ज़राअत जो है, जहाँ ज़मीन थोड़ी है, उन मुल्कों की ज़राअत में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की पैदावार ज़्यादा होती है और ग्रेन की पैदावार थोड़ी होती है। हमारे यहाँ मतलब जस्ट मिसाल लें कि इंडिया की बात करें, आप चाइना की बात करें, आप मिस्र की बात करें, आप थाईलैंड की बात कर लें, आप इंडोनेशिया की करें, तुर्की की करें, ईरान की करें, जिन मुल्कों में भी पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की प्रोडक्शन जो है वो ग्रेन से ज़्यादा है। ग्रेन से मीन गंदम, चावल और मकई, इन तीन की प्रोडक्शन थोड़ी है और इससे 1.5 गुना ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की पैदावार है। लेकिन जिन मुल्कों की ज़मीन ज़्यादा है, मसलन अमेरिका है, ब्राज़ील है, रशिया है, अपना ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इन मुल्कों, अर्जेंटाइन है, इन मुल्कों में ग्रेन ज़्यादा होते हैं और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की पैदावार थोड़ी होती है। उनके पास मैन पावर थोड़ी है, ज़मीन 2000 एकड़, 4000 एकड़, 10,000 एकड़ एक फार्मर की ज़मीन है, वो जाता है, वो मकई काश्त करके आ गया, फिर जाके उसने उसको काट लिया। 2 बंदे हैं, 5000 एकड़ ज़मीन है। लेकिन जिन मुल्कों में मैन पावर ज़्यादा है, वो 1 एकड़ में 4 बंदे घुसे हुए हैं, 2 एकड़ में 4 बंदे घुसे हुए हैं, वहाँ पे आपको ज़रूरत है कि आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पैदा करें, वहाँ पे आप इंटरक्रॉपिंग करें, वहाँ पे एक फसल काट रही हो, साथ दूसरी जो है वो दरमियान में हो, तीसरी अभी काश्त हो रही हो, उसके मतलब उसके हिसाब से गोडी हो रही हो, उसके हिसाब से उसकी प्लांट प्रोटेक्शन हो रही हो, फर्टिलाइजेशन हो रही हो। इसके लिए तो फिर लोगों के लिए अवेयरनेस के लिए भी एक जमे आपको प्लान बनाना पड़ेगा, लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। मुझे आपसे यही काम था, मैं इसलिए आया हूँ, मैं वो अवेयरनेस क्रिएट करने आया हूँ, मतलब बेसिकली आई एम हेयर फॉर दैट पर्पस, अदरवाइज तो मतलब आप कह लें बड़े काम है। सो बेसिक जो बात है कि ये डिज़ाइन जो है, इसकी अवेयरनेस बड़े मेगा लेवल पे होगी। इसके लिए अलहदा फील्ड सर्विसेज रखी गई हैं, इसको मीडिया को इन्वॉल्व किया गया है, हम इसकी खुद कम्युनिकेशन कर रहे हैं। सो बेसिक डिज़ाइन बदला गया है। और फिर आगे क्रॉप्स में आ जाएं तो क्रॉप्स में फिर ये है कि जो क्रॉप्स थोड़े वक्त में ज़्यादा पैदावार देती हैं, ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, वो काश्त करें, और जो क्रॉप्स ज़्यादा वक्त लेती हैं और थोड़ी पैदावार देती हैं वो काश्त कम करें। लिहाजा यहाँ पे हमारी फ्यूचर में जो स्ट्रेटेजिक क्रॉप होगी, जो छोटी इस वक्त फसल मकई, वो फ्यूचर में सबसे बड़ी फसल होगी। ठीक है। उसकी वजह ये कि गंदम, अगर मकई को देखें तो मकई 90 दिन में 90 मन निकलती है, गंदम 150 दिन में 30 मन निकलती है। जो 30 मन निकलती है, मतलब एक दिन में अगर देखें, एक दिन एक फी एकड़ तो 9 किलो पैदावार देती, 9 किलोग्राम पैदावार देती है। मकई आपको 40 किलो पैदावार देती है। ये आपका पॉइंट बड़ा अहम है, मैं दोबारा आपकी तरफ वापस आऊंगी। फी एकड़ पैदावार की प्रोडक्शन, पर डे पैदावार, फी एकड़ फी दिन कितनी पैदावार को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? आलू 3 मन निकलता है एक दिन में 1 एकड़ में। ठीक है। मकई आपकी 1 मन निकलती है और गंदम आपकी 9 किलो निकलती है। लिहाजा जो फी एकड़ फी दिन पैदावार ज़्यादा है वो फसल उगाएंगे, वो खुराक उगाएंगे तो आप सुखी रहेंगे। ठीक हो गया। मैं चाहती हूँ अब खालिद महमूद खोखर साहब को शामिल कर लेते हैं। सर, जो बातें कर रहे हैं जमशेद इकबाल चीमा साहब, जिस तरह से ये एक नया प्लान लेके आना चाह रहे हैं, और गवर्नमेंट बड़ी संजीदा भी है, आप लोगों की भी प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई है, उन्होंने आपको ऑन बोर्ड लिया है। इस वक्त जो सारी सिचुएशन चल रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? जो इस वक्त मसाइल हैं, आप लोग मुतमईन हैं कि गवर्नमेंट जितनी संजीदगी से टेकअप कर रही है? सबसे पहले तो हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं कि इस साल हमारी सिवाय कपास के अलावा बाकी फसलें अच्छी हुई, पैदावार भी अच्छी आ गई, रेट भी अच्छा मिल गया, दोनों चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह उसमें ज़बरदस्त है। जिस प्लान की चीमा साहब बात कर रहे हैं, ये प्लान अब इम्प्लीमेंट होगा तो उसके बाद ही हम काश्तकार उसके बारे में कुछ कह सकते हैं कि क्या होता है। हमने गवर्नमेंट का फोकस देखना है कि बजट में गवर्नमेंट में एलोकेशन क्या कर रही है। ठीक है। क्योंकि एक साल इस वक्त आप ये देखें कि 900 अरब रुपए जो फेडरल गवर्नमेंट खर्च कर रही है, उसका 1.1% वो एग्रीकल्चर पे खर्च कर रहे हैं, 12 बिलियन रुपीस ओनली 900 अरब में से, जो मैं समझता हूँ वो बिल्कुल इंतहाई नाकाफ़ी है। ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस होता है, फोकस हमें देखना होता है कि बजट में क्या रखा है, क्योंकि जो बजट में रखा जाएगा पूरा साल वही खर्च होगा, उसके अलावा कोई और चीज़ नहीं आ सकती। ठीक है। हाँ, चलें, एक तो ये आपका पॉइंट आ मैं गया। एक चीज़ से एग्री करता हूँ चीमा साहब से कि इस वक्त काश्तकार के पास वो अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस देने से बड़ा फ़र्क पड़ेगा। अगर उसको एक्सटेंशन सर्विस बेहतर मिलेगी तब पैदावार में फ़र्क पड़ेगा। अगर उसको फाइनेंशियली सपोर्ट होगी,
अगर वो बर वक्त अपनी हर चीज़ खरीद के उसमें डाल सकेगा, इनपुट से मेरे ख्याल में पैदावार में खासा ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है। इन्हीं सोर्सेज में, इसी बीज के साथ, इसी फर्टिलाइज़र के साथ, इसी पेस्टिसाइड के साथ। काश्तकार के जो इश्यूज़ हैं, काश्तकार फाइनेंशियली तौर पे बहुत पीछे होता है, उसके पास कैश नहीं होता वो खर्च करने के लिए। अगर हुकूमत उसको फाइनेंशियली सपोर्ट देने के लिए तैयार है, ठीक है, लेकिन हमें वो बजट में शो नहीं हो रही। उन्होंने ऐलान तो कर दिया है, खुदा करे कि उस पर इम्प्लीमेंट हो। काश्तकार को वो हर छोटे काश्तकार को अगर 1.5 लाख मिलता है, उसके अलावा बाकी कोई काश्तकार लेना चाहे वो 5 लाख ले सकता है, इंटरेस्ट फ्री लोन, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन उसके लिए लाजमी सर, इसमें ये देखें ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये छोटे काश्तकारों के लिए ये प्लान जो है हमें नजर आ रहा है। बड़े काश्तकारों को ऐसा उतनी जरूरत उस तरह से नहीं होती है, लेकिन फोकस हमें नजर आ रहा है। मैं मोहतरमा आपको एक चीज़ कहूँ, हमारे यहाँ ये कंसेप्ट बहुत ही गलत है, छोटा काश्तकार बड़ा काश्तकार। हमारे सोशल इशू को, इकोनॉमिक इशू को सोशल इशू बना दिया गया है। हमें बात करनी चाहिए ज़राअत की। मैं आपको अर्ज़ करूँ, बहुत छोटे काश्तकार हैं, लेकिन ज़िम्मेदार हैं, लेकिन काश्तकारी बड़े लेवल पे ज़मीन ठेके लेके काश्त करते हैं, वो मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। अगर उनको आप जितनी सहूलतें देंगे वो उतनी पैदावार बढ़ाएंगे। हमने मुल्क की पैदावार बढ़ानी है, किसी शख्स की पैदावार नहीं बढ़ानी है। अच्छा, कभी बात हुई है कि बड़ी इंडस्ट्री, छोटी इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री को ये ना दिया जाए, छोटी इंडस्ट्री, वहाँ तो इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री वाला हर चीज़ हड़प करता है, छोटी इंडस्ट्री को तो पूछता ही कोई नहीं है। यहाँ काश्तकारी में आके छोटा काश्तकार बड़ा काश्तकार, आप यकीन कर लें ये इस्तेसाल आज से नहीं हो रहा। मैं बचपन से मैंने देखा, जब आप यकीन कर लें कि लोगों के पास ना उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, मीडिया एक फिल्म थी सिर्फ। मैं उस वक्त कि मैं जो अगर फिल्में याद आती हैं तो मैं आज आके सोचता हूँ कि वो उस वक्त भी इस्तेसाल होता था कि इलाके का जिम्मेदार किसी गरीब की बेटी को उठाता है, उस इलाके का गुंडा आके उसको सेव करता है। तो बहुत पुराना है, ये कोई नई चीज नहीं है। हालांकि जो मैंने देखा है अपने गाँव में, अपने हर जगह पे अपने बुजुर्गों को, मेरा ख्याल में जो जिम्मेदार है ना वो उस इलाके का रखवाला भी है, इज्जतों का रखवाला भी है, और गरीबों को इतना सपोर्ट करता है जो आप सोच नहीं सकते। किसी की बेटी की शादी है, खुशी गमी हर चीज़ पे वो साथ होता है, यानी कि उसका उलट दिया गया है। अब इस वक्त हमें मेन चीज़ है कि पैदावार बढ़ाना। पैदावार बढ़ाने के लिए ज़रूरी है, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, रीजन से ज़्यादा है। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए इस वक्त, हम तब दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं। अब कपास की बात हो रही थी, उसके लिए क्या हो सर? मैं आपको मिसाल देता हूँ ना। 19 मई को इंडिया में DAP का रेट इंडियन रुपीस 2400 रुपये हो गया था, 1200 से 2400 हुआ, डबल रेट हुआ। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने इंटरवीन की और उसको वापसी 1200 रुपये लेके आए। ठीक है, पाकिस्तान रुपीस वो बनता है 2400 रुपया, पाकिस्तान में वही 5600 की है, और ये 32-3300 से बढ़ा तकरीबन, यानी इतना गैप इसमें आया कि बहुत ज्यादा इजाफा। पाकिस्तान में 5600 की है। वहाँ पे यूरिया को ले लें, पाकिस्तान रुपीस में को 540 रुपए की है, हमारे यहाँ 1800 रुपए की है। वहाँ इंडियन पंजाब में बिजली मुफ्त है काश्तकार के लिए 8 घंटे डेली। हम यहाँ बिल अदा नहीं कर सकते। बिल क्या, हमारी ओवर बिलिंग खत्म नहीं हो सकती, डिटेक्शन खत्म नहीं हो सकती, यानी कि हम पूरी कोशिश करने के बावजूद ये चीजें मुमकिन नहीं है हमारे लिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी वाबडा में काश्तकारों का जितना इस्तेसाल वाबडा में हो रहा है इतना कहीं भी नहीं है। हद से ज्यादा काश्तकार का इस्तेसाल करते हैं। जो कहीं की चोरी होती है ना, अब लेटेस्ट सर्वे देख लें, एक बाहर के आदमी ने यहाँ के सर्वे किया है, उसमें चोरी कौन कर रहा है? इंडस्ट्री वाला कर रहा है, शेयर वाले कर रहे हैं। काश्तकार चोरी नहीं करता, वो डाल किस पे जाती है? काश्तकार पे डाल दी जाती है। यानी काश्तकार का हर जगह पे इस तरह से इस्तेसाल होता है। मैं आपकी तरफ वापस आऊँगी। ये जो पॉइंट्स आपने रेज किए हैं, ज़रूर मैं चाहूँगी कि चीमा साहब इसको रिस्पॉन्ड करें। मैं चाहती हूँ कि आसिम रज़ा साहब इस सारी सिचुएशन को आप कैसे देख रहे हैं? इस वक्त जो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स नज़र आ रही हैं, फूड सिक्योरिटी के हवाले से जो मामला इस वक्त चल रहे हैं, और बड़ी हमें गवर्नमेंट जो है इस हवाले से एफर्ट करती भी नज़र आ रही है, ये सारी चीज़ें किस हद तक पे बैक कर सकती हैं? कितना फ़ायदा हो सकता है हमें मुस्तक़बिल में? नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बात सिमत का तयन हो, मंजिल आपके सामने हो, पहले सिमत का तयन ज़रूरी होता है। इस हुकूमत ने, अगर हम देखें, गुज़श्ता कई दिहाइयों से हम देखते आ रहे हैं, जो रिफॉर्म्स की बात की जाती है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की बात की जाती है, और ये कब से सुन रहे हैं? कब से सुन रहे हैं हम लोग, और वो अभी तक उस तरह नहीं हो सकी। अभी भाई ने जो शिकवे किए कि ये भी होना चाहिए, होना तो सब कुछ चाहिए। चीमा साहब ने बड़ा एलैबोरेटली आपको पर कैपिटा नरिशिंग उसके हवाले से भी बात की, और वो बड़ा, विच इज़ अ वेरी गुड वैलिड पॉइंट। आप इस रीजन के अंदर अगर आप देख लेते हैं, जो औसतन एक नरिशिंग पर कैपिटा चल रहा है, उससे भी हम लोग हैं, जबकि 70% ज़्यादा हमारा कहा जाता था कि इन्हिसार हमारा ज़राअत पे है। लेकिन वो अब चीज़ श्रिंक होती गई, और फूड सिक्योरिटी में हम लोग वाटर डेफिशिएंट तो हैं, लेकिन फूड सिक्योरिटी के हवाले से भी हम कंसर्न हैं। उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं, उसमें सिर्फ ये रीज़न नहीं है कि बड़ा या छोटा काश्तकार छोटा भी है,
तो वो कहते हैं कि 1 और 1 11। आपकी अगर इन टोटालिटी अगर हम बात करते हैं तो ज़्यादा जो वनरेबल तबका है वो छोटा काश्तकार है। बड़ा तो कुछ एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है, उसके पास फंड्स हैं या उसके पास कोई ना कोई ऐसे रिसोर्सेज होते हैं। छोटे काश्तकार के पास तो कोई ऐसी रिसोर्सेज नहीं है कि वो अगर सैलाब आ जाता है, आपको याद होगा 2014 तक जो पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ होती रहीं, हमारी खड़ी फसलें तबाह होती रहीं। छोटे काश्तकार जो थे, जिनको जो उधार लेके लोगों से पैसे मांग के कहीं से अपनी काश्तकारी करते थे, उनका तो मताए कुल सारा तबाह हो जाता था। आज अगर इंश्योरेंस हो रही है या आपको बिलासूद कर्जे दिए जा रहे हैं, ये एक ऐसी रिफॉर्म्स हैं जो कि पाकिस्तान में हमने पहले नहीं देखी थी। अच्छा आसिम साहब, आप मुझे इजाज़त दीजिएगा, मैं दोबारा आपकी तरफ वापस आती हूँ। इस वक्त हमें सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी साहब ने ज्वाइन किया है, वज़ीर ज़राअत पंजाब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये बताइएगा, अभी पंजाब के बजट के हवाले से हमें थोड़ा सा बताएं कि किस कदर आप लोग उसमें एलोकेट कर रहे हैं, किसानों को किस तरह से अकोमोडेट किया जा रहा है, क्या प्लानिंग है आप लोगों की? इससे पहले जो किसान कार्ड के हवाले से पहले भी आपसे गुफ्तगू होती रही है, उस हवाले से भी हमें बताइएगा कि इस वक्त क्या चल रहा है। इस वक्त पंजाब का बजट आपने देखा है कि पेश हो चुका है और उसमें एक पैराडाइम शिफ्ट आपको नजर आएगी, खास तौर पे जहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर की एलोकेशन का सवाल। पिछले साल बजट में कोरोना की वजह से तमाम डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कट किए गए थे और एग्रीकल्चर सेक्टर को 7 अरब रुपए दिया गया था और उसके साथ फिर वक्त के साथ कुछ हमने कोशिश करके बाद में एलोकेशंस दी थी और जो बजट स्ट्रेच हो के 15 अरब तक पहुंचा था। इस साल 31 अरब रुपए का बजट रख दिया है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का और इसमें 31 अरब जो रखा गया है, इसमें 5 अरब रुपया खसूसी तौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब का जो पैकेज है उसके लिए रखा गया है। ठीक है। तो जी कुछ कहा आपने? जी आप जारी रखिएगा। जी वो 5 अरब रुपया प्राइम मिनिस्टर साहब का मैंने बताया ना कि जो स्पेशल इनिशिएटिव है एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, उसके लिए रखा गया है और इसके साथ साथ हमने 9 नए रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जिसमें रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो हैं उनमें नई शुरू किए जाएंगे। साथ साथ पुराने जो हमारे एग्रीकल्चर के रिसर्च प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके लिए 18 अरब रुपया एलोकेट हुआ है जो ऑनगोइंग रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं। तो इसमें एक वाज़ेह तौर पे पैराडाइम शिफ्ट आती है और खास तौर पे फिर जो फेडरल गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं वो जो हम एग्जीक्यूट करते हैं तो वो मिला के तो बजट मजीद बढ़ जाएगा और उससे जो प्राइम मिनिस्टर का पक्के खालों का प्रोग्राम है ऐसे डालें तो वो इसके अलावा होंगे। ठीक है सर, एक तो ये कि अगर आप थोड़ी सी अपनी लोकेशन चेंज कर पाएँ ताकि हम आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से फिर सुन सकेंगे आपकी बात को। और दूसरा मुझे ये बताइएगा कि किसान कार्ड के हवाले से हमने पहले भी बात की थी, कुछ अपडेट्स उस हवाले से भी आप हमें दे दें। और ओवरऑल किसानों की एजुकेशन के लिए क्या कोई ऐसा भी सिलसिला आप लोग करने जा रहे हैं? वज़ीर-ए-आज़म साहब बार बार कर रहे हैं कि चाइना के मॉडल को हम किसी हद तक फॉलो करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने काश्तकार जो हमारे किसान हैं उनको टेक्नोलॉजी के हवाले से भी आगाह करें, कुछ ऐसी उनको तरबियत दें, तकनीकी तौर पे उनको हम इतना ज़्यादा समझा दें, उनको बता पाएँ कि किस तरह से उन्होंने इसका इस्तेमाल करना है। कुछ वर्कशॉप्स वगैरह ऐसा भी है? जी बिल्कुल, किसान कार्ड के हवाले से जो आपने बात की है, इस वक्त हमारी बड़ी अग्रेसिव कैंपेन चल रही है किसान कार्ड के हवाले से और हम ने किसान कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने शुरू कर दिए हैं और हमने कोशिश है कि जल्द से जल्द किसान कार्ड किसानों तक पहुंच जाए ताकि सब्सिडी जो है वो किसानों की को इस कार्ड की बदौलत मिले और उनमें से लीकेजेस को हम हमेशा के लिए बंद कर दें। और इसके साथ आपने जो चाइना की बात की है, चाइना के साथ जो CPEC हमारा चल रहा है और CPEC का आपने देखा कि जो वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोग्राम थे वो तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं और अब जो प्रोग्राम्स आ रहे हैं उनमें एग्रीकल्चर
की एक ख़ास अहमियत है और एग्रीकल्चर के हवाले से हमने कुछ मीटिंग्स भी कर ली हैं और हम टेक्नोलॉजी जो है चाइना से लेके तो इससे अपनी रिसर्च को अपग्रेड करेंगे और हमारे रिसर्च के जो इदारे हैं, हमारी लेबोरेटरीज हैं, इनको अपग्रेड करेंगे। और दूसरा साइंटिस्ट एक्सचेंज प्रोग्राम चाइना के साथ हम शुरू करना चाह रहे हैं, जिससे यहाँ हमारे साइंटिस्ट चाइना जाके काम करेंगे और चाइनीज साइंटिस्ट हमारी लैब्स में आके यहाँ रिसर्च करेंगे ताकि हम एक दूसरे के एक्सपीरियंस से लर्न कर सकें और जो टेक्नोलॉजी हमें चाहिए वो हम चाइना से एक्वायर कर सकें। और टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी लेबोरेटरीज को भी चाइना की मदद से अपग्रेड करें और लेबोरेटरीज हमारी जब अपग्रेड होगी तो उससे भी रिसर्च में एक खातिर खा बेहतरी आएगी। ठीक है। जी जी, मुझे आखिर में ये भी बता दीजिएगा सर कि अभी ये जो बजट है इसको लेके जितनी एलोकेशन हुई है, जो एफर्ट्स आप लोग कर रहे हैं और पंजाब एक बहुत बड़ी आबादी का सूबा है, तो क्या आप लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि साल के आखिर में क्या हम एक्सपेक्ट करें कि फूड सिक्योरिटी में हम लोग किस कदर बेहतरी जो है इसमें देखेंगे, किस कदर बेहतर परफॉर्म करेंगे, हमारे जो किसान हैं, हमारे काश्तकार हैं, वो माली तौर पर कितने मजबूत होंगे और इन मसाइल को किस हद तक हम जो है वो एड्रेस कर पाएंगे? आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस है? आप जानते हैं कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन बड़े फास्ट रेट पे ग्रो कर रही है और इस फास्ट रेट पे जैसे पॉपुलेशन ग्रो कर रही है तो हमें फूड रिक्वायरमेंट्स भी उसी रफ्तार से हमें ग्रो करने की ज़रूरत है ताकि हम अपने सिटीजन्स को खुराक मुहैया कर सकें। तो इसलिए ये जो साल अब हमने क्लोज किया है तो इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में 2.77% ग्रोथ आई है और जिसने ये एग्रीकल्चर सेक्टर की तो 2.77% ग्रोथ है, लेकिन इसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो इससे कहीं ज़्यादा है। तो और जो आज नेशनल इकोनॉमी हमारी 3.9% पे ग्रो की है, जो आज अब हम ईयर क्लोज कर रहे हैं तो उसमें 3.9% की जो ग्रोथ का फिगर है उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का मेजर रोल है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर से जैसे ही ग्रोथ बढ़ती है एग्रीकल्चर सेक्टर में रिसोर्स ट्रांसफर होती है, कैपिटल ट्रांसफर होता है, तो वो उसकी स्पेंडिंग बढ़ती है और इसको मेंटेन करने के लिए हमने अब जो टारगेट प्राइम मिनिस्टर साहब ने एग्रीकल्चर सेक्टर को दिया है वो नेक्स्ट ईयर 3.5% ग्रोथ का है। और ये जो हम एफर्ट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब की हिदायत के मुताबिक, तो उससे हम कोशिश करेंगे कि ये 3.5% का जो ग्रोथ टारगेट है हम उसको अचीव करें। ठीक है, इंशाल्लाह हम भी ये चाहते हैं कि आप इस टारगेट को अचीव कर सकें। सैयद हुसैन जहानी गर्देसी साहब हमारे साथ मौजूद थे, वज़ीर ज़राअत पंजाब, और पंजाब की सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे थे। चीमा साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपने भी फ्रूट और वेजिटेबल के हवाले से बात की है। हमारे यहाँ आम बहुत अच्छा होता है और अभी इस वक्त सिचुएशन क्या है? अगर बाकी फ्रूट की हम बात करते हैं, अब चाइना के साथ हम बार बार वज़ीर आज़म साहब भी कह रहे हैं, उनका इरादा है कि हम उनके साथ मिलकर काम करें, टेक्नोलॉजी जो है वो अपने मुल्क में लेकर आएँ। तो बहुत सारे ऐसे फ्रूट हैं जो हम बाहर भेज सकते हैं। इसके लिए हमें किस किस्म के मैकेनिज़्म की ज़रूरत होगी? शेल्फ़ लाइफ बहुत कम होती है फ्रूट या वेजिटेबल वगैरह की, तो उसके लिए फिर जैतून के हवाले से बहुत इस वक्त हमें काम होता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्या प्लान है आप लोगों का? बेसिकली जो भी हो रहा है ये कुछ भी नहीं है। ये मतलब हमारी कुछ 44 मिलियन टन की ग्रेन की पैदावार है और उसके मुकाबले में हमारे को 13 मिलियन टन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की है, जबकि होनी चाहिए उससे कोई डबल नहीं बल्कि 1.2 टाइम 1.3 टाइम, मतलब अगर उसकी पैदावार 40 मिलियन टन है तो इसकी 50 होनी चाहिए। ठीक है, हो रही है 13। सो इसका मतलब है कि हम अभी जो वेजिटेबल अपना आम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम थोड़ा बहुत सिट्रस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये तो ऊँट के मुँह में जीरे वाली बात है, ये कुछ नहीं है। बेसिक जो प्लान है, पहली बात तो ये कि आपकी अपनी जो आबादी है वो खाए ज़्यादा, मतलब हेल्थ के लिए ज़रूरी है, खाए ज़्यादा, एक बैलेंस न्यूट्रिशन के लिए उसे खाना ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ इसमें है कि इसकी वैल्यू एडिशन की जाए, इसकी फूड प्रोसेसिंग की जाए और फिर इसको एक्सपोर्ट किया जाए। हमारे पास हार्श वेदर है, हार्श वेदर से मुराद कि गर्मी आती है तो गर्मी ज़्यादा है, सर्दी आती है सर्दी ज़्यादा है। जहाँ हार्श वेदर होता है वहाँ पे फ्रूट का टेस्ट ज़्यादा होता है,
वो ज़्यादा टेस्टी होता है, ठीक है। मतलब काफ़ी मुख्तलिफ है इसका टेस्ट जो है। तो इतने अच्छे टेस्ट का ये इतना हाई क्वालिटी जो फ्रूट है वो हम अगर यहाँ प्रोड्यूस करते हैं तो पूरी दुनिया उसकी मार्केट है। सो इसका बेसिक जो काम है वो है फ्रूट उगाना, हाई वैल्यू फ्रूट्स उगाना, ज़्यादा प्रोडक्शन लेना और फिर उसकी प्रोसेसिंग करना। वो बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेसिंग के बगैर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का कोई कंसेप्ट नहीं है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की जो प्रोसेसिंग हर अड्डे पे होनी चाहिए। बेसिक लेवल की जो प्रोसेसिंग है हर अड्डे पे हो, बड़े लेवल की प्रोसेसिंग आगे शहरों में हो, ठीक है। मसलन टमाटर जो है, ये अगर वेजिटेबल की बात करें तो वेजिटेबल में सबसे बड़ी वेजिटेबल जो है वो टमाटर है। तकरीबन ये 80-90 मिलियन टन पैदा होता है। अच्छा, 90 मिलियन टन पैदा होने वाली चीज़ जो दुनिया में, उसका रेट कभी 300 रुपये किलो होता है और कभी 3 रुपये किलो होता है, ठीक है। सो अगर आप 30-40 लाख रुपए की एक छोटी सी मशीन ले लें और उसी टमाटर की 14 ब्रिक्स की प्यूरी बना लें, तो वो प्यूरी जो है वो आप किसी भी वक्त बेच सकते हैं। उसकी 1 साल लाइफ है, 1 साल में कहीं भी बेच सकते हैं। वो जब भी टमाटर सस्ता होता है, 25 रुपये कम होता है, 20 रुपये 25 रुपये से नीचे जाता है, उस वक्त आप प्यूरी बना लें। महंगा होने लगता है, प्यूरी बेचें आप आराम से, ठीक है। सो हर अड्डे पे ये हम इसमें कर क्या रहे हैं, हम नौजवानों को कर्जे दे रहे हैं। हम कर्जे दे रहे हैं और हम कर्जे दे रहे हैं देहातों की बेस पे कि देहातों में लोग ये लगाएं जहाँ क्लस्टर है। बाज़ इलाकों में टमाटर का क्लस्टर है, बाज़ इलाकों में केले का क्लस्टर है, बाज़ इलाकों में सिट्रस का क्लस्टर है, बाज़ इलाकों में आप कह लें कि मैंगो का क्लस्टर है। अकॉर्डिंग टू द क्लस्टर मशीनरी ले वो वहाँ पे वो आप कह लें इसकी प्रोसेसिंग करें, उसकी पल्प बनाएं, वो उसकी प्यूरी बनाएं, वो उसकी आप कैचअप बनाएं, जो वो से आप कह लें ड्राई करके मतलब आप उसको प्रोसेस कर ले, वो उसका पानी निकाल के वैक्यूएशन हाइड्रोलिक प्रोसेस से पानी निकाल के उसको कंडेंस कर ले, ठीक है, फिर एक्सपोर्ट कर दे। सो ये जो तरीक़ेकार है उसका स्टोरेज का, कोल्ड स्टोरेज का और प्रोसेसिंग का, कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग चेन जो है ये इसको बचाएगी, यही वैल्यू ऐड करेगी। को भी हम बढ़ा रहे हैं, किस हद तक बढ़ जाएगी हमारी? इसको इस गवर्नमेंट का अगर देखें ना, सबसे बड़ा जो बेसिक प्लान है, 2 लेवल पे हम ज़्यादा वीक हैं। एक ये कि जेनेटिक इम्प्रूवमेंट, मतलब जेनेटिक्स जानवरों में भी और जेनेटिक्स पौधों में भी। सो जेनेटिक इम्प्रूवमेंट में हम बहुत काम कर रहे हैं, जानवरों में भी और पौधों। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आगे मार्केटिंग। मार्केटिंग में जो मतलब एक हो गया फूड प्रोसेसिंग, स्टोरेज हो गई, फिर हम 900 स्टोर बना रहे हैं, 900 स्टोर बना रहे हैं थ्रू द कंट्री। जहाँ 2 सड़कें इकट्ठी होती हैं, जहाँ 3 सड़कें इकट्ठी होती हैं, वहाँ 5000 से मेट्रिक टन से लेके 15,000 मेट्रिक टन का स्टोर बनाएंगे। स्टोर की ज़मीन होगी 5 एकड़। वो जो बना रहा है, प्राइवेट सेक्टर का बंदा जो बना रहा है, 30% पैसे वो देगा, 70% पैसे स्टेट बैंक देगा। स्टेट बैंक इंटरेस्ट फ्री देगा, लॉन्ग टर्म देगा, इंटरेस्ट फ्री देगा। वहाँ स्टोर बनेगा, स्टोर बने फर्स्ट 1 एकड़ में, 1.5 एकड़ में, बाकी 4 एकड़ जो है वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा कि वहाँ वर्कशॉप बन रही है ट्रैक्टर की, वहाँ पे आप कह लें कि कोई खाद की सप्लाई चेन बन रही है, वहाँ पे फूड प्रोसेसिंग की एक चैम्बर बन रहा है कि जहाँ इनिशियल लेवल की फूड प्रोसेसिंग हो। सो इस काम के लिए हमने रखा है उसके पास 5 एकड़। ये हम बना रहे हैं थ्रू द कंट्री। सो हम देहातों में या देहाती अड्डों पे ये करने जा रहे हैं चेन, उससे वहाँ पे आपके शहर को उठा के हम देहातों में लेके जा रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी तो हो। शहर वालों के लिए क्या करेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी वहाँ पे हो, लिहाजा लोग देहात से उठ के शहर ना आएँ, वहाँ अपना काम करें, वहाँ ज़्यादा पैसे कमाएं, वहाँ ज़्यादा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिडिल मैन का रोल इसमें कम हो जाएगा। शहर वालों के लिए कोई आपका अलग से कोई प्लान? बेसिकली शहर में 2 लोग हैं, 2 तरह के लोग हैं, एक अमीर लोग हैं, गरीब लोग हैं। गरीब लोगों के लिए हमारे पास बहुत बड़ा प्लान है कि तारीख में कभी नहीं हुआ कि 256 अरब का एहसास प्रोग्राम हो, ये कभी नहीं हुआ। दूसरा ये कि तारीख में कभी नहीं हुआ कि 680 अरब रुपये की सब्सिडी हो। मियां नवाज शरीफ के दौर में जिस बजट में सबसे ज़्यादा सब्सिडी थी 260 अरब रुपये की थी, हमारे इमरान खान के दौर में इस बजट में 680 अरब रुपये की सब्सिडी है। सो आप कह लें ये जो हैव नॉट्स हैं, जो लोग डिप्राइव्ड तबकात हैं शहरों में, उनके लिए इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए, उनकी कुव्वत ख़रीद बढ़ाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए हम उनको एहसास प्रोग्राम में, हम उनको प्रोटेक्शन में, हम उनको ग्रेजुएशन में, हम उनको एसेट ट्रांसफ़र में, हम उनको सस्ती फूड देने में ये हेल्प कर रहे हैं।
ठीक है, अभी मुझे खोखर साहब की तरफ जाना है, लेकिन मुख्तसरन मुझे उनसे पहले आप ये बता दीजिएगा कि कॉटन के हवाले से क्या पॉलिसी आप लोगों की। कॉटन हमारी अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही, फिर सिंध में भी जो है वो कॉटन कम लगाई जा रही है, टारगेट कैसे अचीव अच्छा, करेंगे इसमें थोड़ा सा ना मैंने पिछले दिनों एक लगाई थी पोस्ट कि जी पाकिस्तान में 9 मिलियन बेल कॉटन का टारगेट पैदा कर लेंगे, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ लिखा। बेसिक पिछले साल कॉटन के साथ हुआ क्या, ये पहले सुन लें थोड़ा सा। अगर थोड़ी सी बात लंबी हो तो परेशान नहीं होना, क्योंकि ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। पिछले साल आप कह लें कि सिंध में सैलाब आया था। सिंध में सैलाब आया तो सिंध का टारगेट था 46 लाख बेल का। 46 लाख बेल की बजाय उन्होंने अचीव किया 18 लाख बेल। 28 लाख बेल का जो टारगेट हमें सेटबैक आ गया वो सिंध से आ गया। सैलाब ज़ाहिर ओकेजनल फिनोमिना है, हर साल नहीं आता, और पिछले साल दूसरा उन्होंने ड्रेन नहीं निकाली थी, इस साल मेरे को ड्रेन भी थोड़ा बेहतर किया उन्होंने। लिहाजा हम सैलाब तो नहीं करते, सैलाब अगर नहीं आता तो सिंध में हमें तो है कि सिंध में कॉटन को 40 लाख बेल के लगभग हो जाएगी। हमें कोई आप कह लें कि 22 लाख बेल का वहाँ से एक एडवांटेज मिलेगा। दूसरी जो बात है कि पंजाब में कॉटन पिछले साल को 37-38 लाख थी, इस साल 31-32 लाख है, वो थोड़ी सी कम है, लेकिन चूँकि रेट बेहतर है, लोगों को पता है कि रेट बेहतर है, दूसरा गवर्नमेंट सपोर्ट ज़्यादा कर रही है, 3900 रुपये फी एकड़ हमने सब्सिडी दी है, लिहाजा गवर्नमेंट इस पर फोकस, गवर्नमेंट भी फोकस ज़्यादा कर रही है, लोग भी फोकस ज़्यादा कर रहे हैं। हम 32 लाख एकड़ से बड़े हमें तवक्को है कि हम 5 मिलियन एकड़ की लगभग 5 मिलियन बेल की यहाँ से प्रोडक्शन ले लेंगे। तीसरी हम बात करें जिस बात का लोगों को आमतौर पर नहीं पता, हमने इस साल बलूचिस्तान में काफ़ी कॉटन लगवाई है। बलूचिस्तान में तकरीबन 3-3.5 लाख एकड़ कॉटन लग गई है। 3-3.5 लाख एकड़ जो कॉटन लग गई है, तो कॉटन की प्रोडक्शन वहाँ ठीक होती है। हम समझते हैं कि वहाँ पे बड़े आराम से हम कोई 4 लाख एक बेल के क्लोज हम कहीं के वहाँ से भी ले लेंगे। सो जहाँ जो छोटा मोटा सेटबैक हमें सिंध से आया, छोटा मोटा सेटबैक अगर हमें पंजाब से आता है तो वो बलूचिस्तान से कवर हो जाएगा, से कवर कर लेंगे। सो हम समझते हैं कि 9 मिलियन बेल, मैं आपके चैनल के तवज्जुह से कह रहा हूँ कि हम 9 मिलियन बेल कॉटन कंफर्टेबली पैदा कर लेंगे। उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में बता रहा हूँ, हमारा फोकस बता रहा हूँ। लिहाजा इसमें जिस किसी ने मुझसे पूछना हो कि कम कैसे कर लेंगे, वो मुझे फ़ोन कर ले, मुझसे मैसेज भी ले ले, बजाय ये कि तबसरे करते फिरें या आप नेगेटिव रिमार्क्स लिखें। मेरे मैसेज सोशल मीडिया बहुत लिखे होते हैं, तो नेगेटिव रिमार्क्स नेगेटिव लेने से पहले पूछ लें। अभी मुझे खोखर साहब की तरफ जाने दें, इजाज़त दें मुझे। खोखर साहब, सर एक बड़ी ही बुनियादी चीज़ है, आपकी मैंने सुना कि आप उसकी तरफ इशारा भी कर रहे थे कि हमारी जो लैंड है, ज़मीन का जो ऑर्गेनिक मैटर है वो ज़ीरो हो चुका है, पीएच हाई हो चुकी है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कोई बहुत महंगा फार्मूला नहीं है, मैं ये चाहूँगी कि दोबारा आप उसको बता दें, चीमा साहब भी बैठे हुए हैं, कि शायद फिर इस पर अमल दरामद भी हो जाए। और जो कॉटन के हवाले से बात करें कि हम जो पीछे जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या तजावीज़ आपके जहन में, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, क्या करें, किस तरह से बेहतर करें? पहले हम 70% जो मैंने कहा है कि हम कॉटन प्रोड्यूस ज़्यादा करेंगे, उसका मतलब वही हम करेंगे। ठीक है, ओके जी। खोखर साहब, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर का एक चीज़ का काश्तकारों की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। फिर जो शुगर केन एक्ट में उन्होंने हमें सपोर्ट किया है, वो हमारी उम्मीद से कहीं ज़्यादा है। यानी कि पहली दफ़ा हुआ है कि एक माफिया के खिलाफ एक फ़र्द वाहिद खड़ा हुआ है, सब इकट्ठे थे, यानी कि खाने में सब एक साथ है, खाने में इनकी कोई तकसीम नहीं है जी, कि जब अब कहा जाए ना कि ये लोग तकसीम है आपस में, वहाँ पे किसी भी पार्टी के, अच्छा वहाँ पे ये सब इकट्ठे थे। यानी कि काश्तकार के ऊपर तकरीबन मैं यकीन से कह सकता हूँ 80 से 90 अरब का डाका डाला जा रहा था, और उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब को मैंने लिखा, और मैं प्राइम मिनिस्टर का इंतहाई मशकूर हूँ। मैं पहली चीज़ तो मैं चाहता था, मैं हर दफ़ा उनका जहाँ भी मुझे मौका मैं शुक्रिया अदा करूँ। एक काम उन्होंने एक ऐसा किया है कि जो एक मर्द मुजाहिदी कर सकते। यानी आपको ये लगता है कि हमारा काश्तकार जो है पाकिस्तान का, वो मुतमईन है इस हवाले से? देखिए जी, वो काश्तकार ने महसूस किया कि वज़ीर आज़म मेरे साथ खड़ा है, जो कि दिहाइयों से ये मामला हो रहा था।